हाँ कहिए, खूब सोए? हाँ ठीक है। प्रोफेसर साहब उनकी बेगम साहबा तशरीफ लाई हैं और काम ही क्या है। पहले मुझे एक मिनट की फुर्सत ना मिलती थी, मैं और सोनिया दिन भर काम ढूंढते रहते थे और अब सिर्फ सोनिया काम करती है और मैं खाता हूँ, पीता हूँ और सोता हूँ। हाँ नहीं तो क्या, प्रोफेसर साहब दिन चढ़े उठते हैं लेकिन चाय का पानी सुबह से ही चूल्हे पर चढ़ जाता है कि क्या मालूम कब मांग ले। पहले हम 11 बजे तक काम काज से खा पी कर फारिग हो जाते थे, पर अब 3 बजे तक फुर्सत नहीं होती। और ये प्रोफेसर साहब रात गए ना जाने क्या पढ़ते हैं, फिर 12-1 बजे एकदम आवाजें पड़ती हैं, मैं तो डर जाती हूँ। और फिर पता चलता है कि मौसूफ को चाय की तलब हुई है। बड़े लोग, बड़ी बड़ी बात। क्या इन लोगों का यहाँ ज्यादा दिन ठहरने का इरादा है? शायद 100 साल तक वो यही सुकूनत इख्तियार करेंगे। अब देखो चाय का पानी सुबह से चूल्हे पर खौल रहा है, मगर ये निकल पड़े शायद। वाह क्या हसीन मंजर था। जी हाँ जनाबे वाला, यहाँ के मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। अब्बा जान, हम कल फिर जंगल जाएंगे, आपको हम जरूर जरूर। चाय तैयार है। मेरी चाय स्टडी में भिजवा दी, मुझे कुछ काम खत्म करना है। धूप कितनी तेज है, लेकिन हमारे अजीम प्रोफेसर साहब ने अपना ओवरकोट और दस्ताने से वेतन किए। हाँ प्रोफेसर साहब को अपने सेहत का बड़ा ख्याल। लेकिन ये लेना कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी हसीन औरत नहीं देखी। तेलेगन मियाँ कैसे हो? आपकी दुआ है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं। मरीना चाहे मैं खेतों में घूम रहा हूँ या बाग के साए में चल रहा हूँ या इस मेज को देख रहा हूँ, मैं बयान न करने वाली खुशी को महसूस कर सकता हूँ। मौसम खुशगवार है, परिंदे चहक रहे हैं, हम सब सुकून और इत्तेफाक से रह रहे हैं। हमें और क्या चाहिए? बहुत मेहरबानी आपकी। उसकी आंखें, उसके लब, उसका खूबसूरत चेहरा। कोई नई बात सुना गया? कोई नई बात नहीं, हर बात पुरानी है, अपनी वही रफ्तार है, बल्कि उससे भी सुस्त। मैं बस बुड्ढों की तरह बैठा बुड़बुड़ाता रहता हूँ, कोई काम नहीं करता। अब्बा जान का हुकूक निस्वां का जोशो खरोश उसी तरह है। खबर में पांव लटकाए बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा नया रिसाला नहीं निकलता जिसे वो ज़ौक़ को शौक से ना पढ़ते। और फिर वही आलमाना बहसें, नए जिंदगी के ख्वाब। और प्रोफेसर दिन भर बैठा स्टडी में पढ़ते लिखते रहे। ये और बात है कि उनकी तसनीफ का पढ़ने वाला कोई ना हो। मुझे तो उस कागज की किस्मत पर अफसोस होता है जिस पर वो अपने जरिए ख्यालात का इजहार करते थे। इससे तो बेहतर है कि वो अपनी आप बीती लिखे। कितनी दिलचस्प होगी वो कहानी। एक रिटायर्ड प्रोफेसर की जीवन कहानी जो अपनी ख्वाहिश के खिलाफ अपनी पहली बीवी की जागीर पर रहता है, क्योंकि वो खुद शहर में रहने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर वक्त किस्मत की शिकायत करता है जिसका उसे कोई हक नहीं। वो बेहद खुशकिस्मत है। जरा सोचो, एक आम पादरी का लड़का जो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के बाद लेक्चररी हासिल कर और फिर प्रोफेसर बन गया और फिर स्कॉलर कहलाने लगे और फिर साहिब सरोवर डिप्टी कलेक्टर का दामाद बन जाए। और सिर्फ यही नहीं, असल बात यह है कि पिछले 25 साल से वो दूसरों के ख्यालात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो खुद उन मौजूदात के बारे में कोई समझ नहीं रखते। 25 साल से वो जिन मौजूदात पर लेक्चर और लिखते आ रहे हैं, ज़हीन लोग उन्हें अच्छी तरह समझते हैं और बेवकूफ लोग उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। रूह और मादे के ताल्लुक,
मंतकी मुशगाफियों और माबदुल तिब्बियाती बहसों में उलझे हुए 25 साल से वो सिर्फ वक्त और तवानाई जाया करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उसने जन और अहमियत के दावे। और अब जब रिटायर होकर यहाँ आए हैं तो कोई आपका नाम ले बने, कोई आपकी शख्सियत से वाकिफ नहीं। इससे सिर्फ एक नतीजा निकल सकता है, वो ये कि पिछले 25 साल से वो जिस एजाज पर कब्जा किए हुए थे वो उसके बिल्कुल मुस्तहिक न थे। लेकिन उसके बावजूद इस कस्बे में इस अंदाज से रहते हैं कि खुदा ताला की गद्दी आप ही ने संभाल रखी है। वानिया, ऐसा मालूम होता है कि तुम प्रोफेसर से हसद करते हो। हाँ, मैं उससे हसद करता हूँ। उसमें ऐसी कौन सी बात है कि हर शख्स उससे मुतासिर हो, यहाँ तक कि सब हसीन औरतें हैं। मेरी बहन जो निहायत हसीन और शरीफ थी और जिसकी शादी के हजारों ख्वास्तगार थे, उसने उससे शादी पर आमादगी का इजहार किया और अपनी सारी जिंदगी उससे फरिश्तों की सी पाक मोहब्बत कर दी। उसकी दूसरी बीवी यलेना, हमने देखा है कि वो कितनी हसीन। उसने उस वक्त उससे शादी की जब वो काफी बूढ़ा हो चुका था और अपनी आजादी और दिलकश शख्सियत को उस पर कुर्बान कर दी। आखिर क्यों, किस लिए? क्या प्रोफेसर की बीवी वाकई वफादार है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो वफादार है। अफसोस के साथ, क्योंकि ये वफादारी शुरू से आखिर तक बेमानी है। एक ऐसे शौहर के साथ बेवफाई करना जिससे मोहब्बत करना ही मुमकिन ना हो, आपके नजदीक इखलाक से गिरी हुई बात होगी, लेकिन उसकी खातिर अपनी जवानी, जिंदा दिली और जज्बात का गला घोंटना इखलाक की महराज। वानिया, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो शख्स अपनी बीवी या शोहर से बेवफाई करे वो अपने मुल्क से भी गद्दारी कर सकता है। बकवास, सरासर बकवास। माफ करना वानिया, मेरी खूबसूरत शक्ल की वजह से मेरी बीवी हमारी शादी के अगले दिन एक ऐसे शख्स के साथ भाग गई जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ वफादार हूँ। मैंने अपनी तमाम जायदाद तक अपने उन बच्चों के लिए भेज दी जो उसके और उसके यार के थे। मैंने अपनी खुशी खो दी लेकिन अपना गुरूर बरकरार रखा। लेकिन उस औरत का क्या हुआ? उसकी जवानी अब चली गई है। कुदरत के असूलों के मुताबिक उसका हुस्न मान पड़ गया है। उसके पास क्या रह गया है? नानी बुआ, दरवाजे पर कुछ काज खड़े हैं, जाके मालूम करो क्या चाहते हैं। अच्छा। मैं इस वक्त आपके शौहर को देखने आया। आपने लिखा था कि उन्हें गठिया की बीमारी, पर मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल ठीक। कल रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, घुटनों के दर्द की शिकायत कर रहे थे, अभी ठीक मालूम होते हैं। और मैं यहाँ यक्के में बैठ के 20 मील की मुसाफत तय कर यहाँ चला आया। कोई बात नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं आज रात यहीं ठहर जाऊँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, वरना आप बना कभी हालात गुजारते हैं। चाय ठंडी हो गई है। जी हाँ, चाय का टेम्परेचर बहुत गिर गया है। कोई बात नहीं इरफान साहब, हम ठंडी चाय ही पी लेंगे। माफ कीजिएगा, मैं इरफान नहीं बल्कि टैलिगन हूँ। कुछ लोग मुझे वापस बुलाते हैं मेरी टीप संगत की वजह से। मैं सोनिया का कफील हूँ। आपके कामत मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपने तवज्जो दी हो तो मैं यहीं रोज खाना खाने आता हूँ। जी हाँ, ये हमारे बहुत अच्छे हमसाए हैं। इनकी मदद के बगैर हमारा कोई काम मुमकिन नहीं है। और चाय को ले चाचा। अरे क्या हुआ नाना जान? वाकई मेरा हाफिजा बिल्कुल खराब होता जा रहा है। अरे भाई, पेवेल एलेक्सीविच ने अपना नया रिसाला भेजा है। क्या बहुत दिलचस्प रिसाला है। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि 5 साल पहले उन्होंने तालीम निस्वां के जिन मसले पर ख्यालात इजहार किया था, अब उन सबको गलत साबित कर दिया है। ये वाकई बहुत परेशान कुन बात है। परेशानी की कोई बात नहीं अब्बाजान, अब अपनी चाय पीजिए। मगर मैं इस अहम मसले पर तबादला ख्यालात करना चाहता हूँ। पिछले 50 साल से हम तबादला ख्यालात करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए। मालूम नहीं क्या वजह है कि तुम मेरी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। माफ करना वानिया, लेकिन पिछले 2 सालों में तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम्हारी शख्सियत कितनी पुरकशिश थी, तुम एक उसूलपरस्त आदमी हुआ करते थे। तो मेरी शख्सियत कितनी पुरकशिश, वजह फरमाए। मेरी शख्सियत कितनी पुरकशिश थी जिसने आज तक कभी किसी को मुतासिर नहीं किया। इससे ज्यादा गहरी चोट आप नहीं पहुंचा सकते थे अब्बाजान। इस वक्त मैं 47 साल का। 2 साल पहले तक मैं भीतर हकायक का सामना किए बगैर अपने आप को धोखा देता रहा था, जैसे कि अब आप देते।
मैं सोचता था जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, लेकिन अब अगर आप जानते हो तो मेरी रातें इस गुस्से और खौफ में जागने में गुजर जाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल बगैर किसी लुत्फ के जाया कर दिए और अब वक्त हाथ से निकल चुका है। वानिया मामू, इस वक्त रहने दीजिए। तुम अपने पुराने उसूलों पर क्यों इल्जाम रखते हो? कसूर तुम्हारा है, तुम्हें कोई आम और बामानी काम करना चाहिए था। आम और बामानी काम, लेकिन हर शख्स आपके लायक प्रोफेसर की तरह तसनीफ का बात तो नहीं लगा सकता। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? नाना जान, वानिया मामू, खुदा के लिए कोई और बात कीजिए। अच्छा, मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मौसम कितना खुशगवार है ना? हाँ, ऐसे मौसम में खुशी भी कितनी खुशगवार होगी। डॉक्टर साहब, आपको अस्पताल से बुलाने आदमी आया। अच्छा, तो मुझे जाना हो। लानत है ऐसी जिंदगी को। ये तो बहुत ही तकलीफ की बात है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अस्पताल से हो आई, लेकिन रात का खाना यहीं खाइएगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? स्ट्रॉवस्की के ड्रामे में एक किरदार है जिसकी मूंछें बहुत लंबी हैं और दिमाग में आंखें भी बहुत ही कम। मैं शायद वही किरदार। अच्छा, अब मैं आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ आपको भी सोनिया के साथ मेरे घर तशरीफ लाएं, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी एक छोटी सी जागीर है यहाँ से 20 मील के पास से, उसमें मैंने एक मॉडल बाग और फूलों की नर्सरी भी बनाई। उसी से चंद मील फासले पर एक सरकारी जंगल है जिसकी देखभाल ज्यादातर मैं ही करता हूँ। हाँ, मैंने सुना है जंगलात में आपको बहुत दिलचस्पी है। वैसे मशगला तो अच्छा है, लेकिन यह कि असल काम में हारिश तो नहीं होता। आखिर आप एक डॉक्टर है ना? खुदा ही बेहतर जानता है कि मेरा असल पेशा क्या है। क्या ये वाकई दिलचस्प मशगला है? हाँ, बहुत। इसमें क्या शक है? वैसे मुझे भी ताजुब होता है, आप एक जवान आदमी हैं। क्या ये वाकई दिलचस्प मशगला हो सकता है? दरख्तों का एक लामुनाई सा सिलसिला, और बस नहीं, ये काम वाकई दिलचस्प है। एस्ट्रॉस साहब तो इस सिलसिले में तमगा भी मिल चुका है। मुझे यकीन है अगर आप इनसे इस मसले पर तफसीली बातचीत करेंगी तो आप इन्हें जरूर इत्तेफाक करेंगी। वो कहते हैं जंगलात से इंसान की जिंदगी की खूबसूरती में इजाफा होता है। ये इंसान के अंदर एहसास हुस्न पैदा करते हैं और जज्बात को पाकीज़ा बनाते हैं। जिन मुल्कों में जंगलात की हिफाजत की जाती है, वहाँ के लोग खूबसूरत और हसास होते हैं। उनकी गुफ्तगू शाइस्ता होती है और तौर तरीका मुहज़्ज़ब। उनका फलसफा हयात रजाई होता है और औरतों की तरफ उनका रवैया निहायत शाइस्ता होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। किस कदर खूबसूरत ख्यालात हैं, लेकिन किस कदर नामुमकिन। इसलिए अजीज़-ए-मन, मुझे इजाजत दो कि मैं लकड़ियां जलाता रहूं, लकड़ियों से मकान बनाता रहूं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लकड़ी के बजाय कोयला भी जला सकते हैं और फिर यूं इस तरह लकड़ियों को जाया तो ना कीजिए। इस वक्त हमारे मुल्क के जंगलात किस मुफलिसी के आलम में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो सोच उनको तबाह करते हैं, जिसकी वो तकलीफ नहीं कर सकते, मेरे नजदीक वो मुहज़्ज़िब कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? इंसान को अपनी नसीब दी गई है कि उसका सही तरह इस्तेमाल करे, लेकिन वो अब तक तकलीफ की तरफ मायल रहा। तुम हंस रहे हो, तुम तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा रहे हो। तुम समझते हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो मजजूब की बढ़ में है, लेकिन मैं जब उस जंगल से गुजरता हूं जिसे मैंने कटने से बचाया था, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने मुस्तकबिल को जीत लिया। जब मैं उन पत्तों की सरसराने की आवाज सुनता हूं तो मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है। मैं सोचने लगता हूं कि आज से 1000 साल बाद जब एक पुरमसरत जिंदगी का आगाज होगा तो उसमें मेरा भी एक हिस्सा, एक हकीर और नामालूम सा हिस्सा ही सही लेकिन होगा सही। जब मैं उन नन्हे पौधों को सर उठाते देखूंगा। माफ कीजिएगा, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप इसे मेरी इंतहा पसंदी समझें। लेकिन अब आपसे कब मुलाकात होगी? मालूम नहीं, 1 महीने के बाद शायद। आज तुम फिर वही बेसरों का बातें करने लगे। अब्बा जान के सामने तसानीफ के अंबार का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? और प्रोफेसर साहब से तुम फिर उलझ पड़े। अगर मैं उससे नफरत करता हूँ तो तुम्हें उनसे नफरत करने का कोई हक नहीं है। आखिर उनमें से क्या बुराई है और तुम उनसे किस बात में बेहतर हो?
काश कि तुम अपना चेहरा देख सकती है लेना। तुम्हें देख के जिंदगी एक जुस्तजू लगती है, सर जुस्तजू। तुम क्यों अपने आप को धोखा देती हो लेना? मुझे तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। तुम्हें मेरी हालत पर अफसोस होता है? हर कोई मेरे शोहर को इल्जाम देता है, हर किसी को मेरे साथ हमदर्दी है, लेकिन तुम्हारी ये हमदर्दी एक दिन मुझे तबाह करके छोड़ी। जैसा कि एस्ट्रोफ ने कहा कि अगर जंगलात को यूं अंधाधुंध तरीके से काटा गया तो फितरत का तमाम हुस्न तबाह हो जाएगा, जिसकी तख्लीक इंसान नहीं कर सकता। और तुम इसी तरह इंसानों को तबाह करते रहते हो। और बहुत जल्द तुम लोगों की इनायत से मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी जैसी आला कदरें दुनिया से नापैद हो जाएंगी। जैसा कि एस्ट्रोफ ने कहा, तुम्हारी रग रग में तखलीक का जज्बा सरायत कर गया। ना तुम जंगलात को माफ कर सकते हो, ना औरतों को, और ना ही एक दूसरे मुझे इस किस्म का फलसफा नहीं पसंद। एस्ट्रोफ का चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे में कितनी गहराई है। यकीनन सोनिया उसे पसंद करती है, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, अब तक उनसे मेरी सही से बात ही नहीं हुई। मैं अपनी झिझक से मजबूर हो जाती हूँ। सोनिया, मुझे लगता है कि हम दोनों में बहुत सारी बातें मुश्तरक है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी तरफ इस तरह ना देखो। और किस तरह देखूं? क्या तुम मेरी जिंदगी नहीं? क्या मेरी खुशी तुमसे वाबस्ता नहीं? मुझे मालूम है कि तुम मेरी मोहब्बत का जवाब नहीं दोगी, लेकिन मैं और कुछ नहीं चाहता। सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें सुनना चाहता हूँ। खुदा के लिए खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा। मुझे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लेना है, लेकिन मेरे लिए बाइसे तस्कीन है। और मेरे लिए बेहद तकलीफ है।